माहिद अनफाल नहीं आई। शाइस्ता उसे वापस अकेला लौटता देख उसके पास आती बोली, छोटी मामा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे आराम करने का कह दिया। माहिद नज़रें चुराकर झूठ का सहारा लेते बोला। इस दौरान माहिद ने हाल का बगौर जायज़ा लिया था। शादाब और रुमाना अभी तक नहीं दिखे थे, जबकि सादिया उनसे दूर ख़ानदान की कुछ औरतों के साथ बैठी महवे गुफ्तगू थी। तुम लोगों का मौजूद ना होना ही अभी बेहतर है। वो खुद से बुड़बुड़ाया और परेशान सी अपनी छोटी मामा की जानिब मतवज्जो हुआ। क्यों, क्या हुआ? अनफाल सुबह तक तो ठीक थी। आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया? शाइस्ता परेशान सी एक साथ कई सवाल कर गई। छोटी मामा, मेरी बीवी और आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। माहिद ने तसल्ली दी और उनको साथ लिए स्टेज की जानिब आया। अनफाल के ना आने का सवाल सब ने पूछा था। अली और अफनान तो बाकायदा खानम्बी के कहने पर बड़ी हवेली अनफाल को लेने जा रहे थे, पर माहिद ने सबको सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी उसकी बीवी को तंग ना करे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिस पर खानम्बी और बीजान की तो खुशी से आंखें चमकने लगी थी। हमारी अनफाल उम्मीद से है क्या? उनके यूँ अचानक सवाल पूछने पर माहिद के लबों पर मुस्कुराहट छप दिखलाकर गायब हुई थी। इधर दूर दूर तक ऐसा कोई चांस नहीं था और उसके घर वाले इस खबर के शिद्दत से मुंतज़र थे। माहिद ने गहरा सांस भरा और एक तायराना नज़र सब पर डाली, जो उसके चेहरे को देखते अपनी मनपसंद बात सुनने के लिए ताक लगा रहे थे। आपकी पोती उम्मीद से है, इसकी फ़िलहाल उम्मीद छोड़ दें आप, माहिद ने गंभीर आवाज़ में कहा, और फिर अरसलान खान की जानिब बढ़ गया। जबकि वो सब हवन्नक बने उसकी चौड़ी पुश्त तकते रह गए। अब आप हमसे उम्मीद लगाएं खानम्बी। बदर ने उनको उदास देखकर चुटकुला छोड़ा था कि उसके साथ बैठी कब से उसकी मायने खेज बातों से अधमुई हुई ज़र्रीन उसकी इस बेबाक बात पर उछल पड़ी थी। वहीं सबका कहका बरजस्ता था। सही कह रहा ना जाने मन। सबको उन दोनों जोड़ियों की जानिब मतवज्जो देखकर बदर ने फिर से ज़रीन को छेड़ा। तुम इंतहा के घटिया इंसान हो, ज़रीन रूहान सी आवाज़ में मिनमिनाई। तुम्हारा ही हूँ। बदर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। ज़रा तो शर्म कर लो, इतने तरसे हुए थे। ज़रीन झुंझला उठी थी। शर्म क्यों करूँ? बीवी हो मेरी, और तरसे हुए की तो बात ही मत करो। अमल से बतलाऊँगा कितना तरसा हुआ, वो भी तुम्हारे लिए। बदर उसके कान के करीब झुका, सरगोशी में बोलता ज़रीन की धड़कनें मुंतशिर कर गया था, जबकि ज़रीन उसको दिल ही दिल में अलकाबात से नवाजती लब सी गई। मेरी बहन का ख्याल रखना, माहिद शम्स के हाथ में रुशाने का हाथ देते गंभीर रोबदार आवाज़ में बोला था। इनका ख्याल तो मैं रखूँगा ही, पर जो तुमने हरकत की है ना, मेरी बहन को मेरी शादी में ना ला के, उसका हिसाब मैं तुमसे लूँगा। शम्स गुस्से से देखते लहजे में बारावर करवा गया था। तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, लिहाजा वो मेरी हुक्म की पाबंद है। माहिद ठहरे हुए लहजे में बोला। तो तुम्हारी बहन भी मेरी बीवी है, मेरे हुक्म की पाबंद? शम्स ने संजीदा निगाहों से घूर कर माहिद को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहा, पर माहिद ने इग्नोर किए रुशाने को साथ लगाए उसके सर पर प्यार दिया। शम्स का दिल किया मुंह तोड़ दे उसका, जब भी माहिद उसके गले लगा था। शादी मुबारक। माहिद ने उससे बगलगीर होते दोस्त और भाई का फ़र्ज़ निभाया था कि शम्स मुस्कुरा दिया। खैर मुबारक। आहिस्ता आहिस्ता इनमें गर्द के बादल छट रहे थे और वो दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से नॉर्मल हो चुके थे। माहिद शम्स को अनफाल के मुतल्लिक बताना चाहता था, पर फ़िलहाल उसे परेशान करना मुनासिब नहीं था, वरना तो शम्स सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन लोगों की तलाश में ज़मीन आसमान एक करता अपनी शादी को ही भूल चुका होता। माहिद, हारिस, अफनान और अली ने इन तीनों को रुखसत किया था। रुखसती के वक्त खानम भी, शुमाइला और इरम की आंखें भर आई थीं, जबकि शाइस्ता ने माथा पीट लिया। बच्चियां घर ही आ रही हैं। शाइस्ता ने झुंझलाकर कुछ इस अंदाज से कहा था कि सबकी हंसी छूट गई। हम तो रुशाने के लिए रो रही हैं। खानम भी रुशाने को मिलती मोहब्बत से बोली। सही है, हमारी तो परवाह ही नहीं किसी को, हमारी तो याद आपको आनी नहीं। फलक ज़रीन और रूठे लहजे से एक साथ बोली। हाँ, क्योंकि तुम दोनों हमारी आंखों के सामने रहोगी, और परवाह हमें वाकई नहीं है, क्योंकि हमें अपने दामादों की फ़िक्र है। फातिमा बेगम दोनों दुल्हनों को देखकर तासुब से बोली थी कि जहाँ दुल्हनों के मुंह खुले वहीं दूल्हे साहब।
मसनूई आंसू साफ करते अपनी अपनी सांस से चिपक कर उनके कंधे पर सर रखे दुखी आत्मा बन रहे थे। कुछ देर यूं ही शुगल मेले के बाद तीनों दुल्हनें रुखसत होकर पिया घर पधार गई थी। इस दौरान सब ने अनफाल को बहुत मिस किया था। वो सब घर जाकर अनफाल से मिलने का इरादा रखते थे कि जब माहिद ने बताया कि वो और अनफाल फार्म हाउस रुकेंगे तो सबके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी कि माहिद ने लब दांतों तले दबाया। आप लोग हमें करीब लाकर ही छोड़ेंगे, माहिद दिल ही दिल में मुखातिब हुआ था। जर्रीन सुर्ख जोड़े में सर से पैर तक सजी सवरी नर्वस सी फूलों से सजे बेड के वस्त में बैठी अपनी धड़कनें शुमार करती आने वाले लम्हों से घबराई हुई थी। कमरे में पहली खुशबू मध्यम रोशनी ने सब माहौल को पुरकैफ बना दिया था कि जर्रीन का दिल पसलियों से सर पटकने लगा था। वो सर झुकाए बैठी थी जब क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था और बदर सरशार सा कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी मौजूदगी महसूस करके जरीन खुद में सिमटी थी जब ही बदर की आवाज़ आई। हाँ हाँ जानम, डोंट वरी, मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा। जरीन ने झटके से सर उठाकर उसे देखा जो फ़ोन कान से लगाए उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर करता सोफे पर जा बैठा था। उफ, तुम भी ना, क्या करती हो? तुम जानती हो कि वो बस बचपन की मंग थी मेरी, जिसे मैं किसी सूरत नहीं छोड़ सकता था। पर डोंट वरी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बदर के अल्फाज थे कि पिघले शीशे की मानंद जरीन के कानों में पड़े थे कि वह घूंघट की ओर से हक तक सी उसे देख रही थी, जो मुस्कुराता हुआ फ़ोन पर बात करता जरीन से लाताल्लुक़ लग रहा था। आई लव यू टू जानम। बदर जरीन की मौजूदगी का ख्याल किए बगैर मोहब्बत का एतराफ़ करता जरीन की जान निकाल गया था। वो सदमे किसी कैफियत में मुब्तला समझने की कोशिश में थी। बदर की वो सारी बातें जिनको सोचती वो कुछ देर पहले शर्मा रही थी और अभी फ़ोन पर जारी बातें जरीन को गम और गुस्से में घेर गई थी कि लम्हे में वो सारी शर्म बलाए ताक रखती, तिन फिन करती ज़ख्मी शेरनी बनी बेड से उतरी थी कि कमरे में चूड़ियों की झनकार गूंजी। बदर ने चोर निगाहों से उसकी जानिब देखा। वो पल में घूंघट उलटती उसकी तरफ बढ़ी। बदर फ़ोन कान से लगाए उसे शोला जवाला बना देख रहा था, जो होश रुबा सरापा क़यामत बनी गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए उसके सर पर आन खड़ी हुई थी। मैं उसे नहीं देखूंगा जानम, वो जरीन को गहरी निगाहों से सरता पैर देख कर बोला, जो आज उसके होश उड़ा गई थी कि बदर को अपने नाम के मायने भूलने लगे थे। उसकी वालेहाना नज़रें उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी जबकि जरीन गुस्से से खौलती फ़ोन को घूर रही थी। कौन है ये? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली, जबकि बदर की निगाहें तो उसके सरापे में उलझी थी। आंखों में खुमार की सुर्खी दर आई थी। दिल की धड़कनों में तूफान बरपा था कि फ़ोन हाथ से गिर चुका था। तभी उसको समझने का मौका दिए बगैर उसने उसे अपनी ओर खींचा कि वो लहराती सीधा जाकर उसकी गोद में गिरी। इस अचानक हुई कार्रवाई पर वो सख्त बौखलाई थी। तभी बदर उसकी कमर के गिर्द हिसार तंग करता उसे मज़ीद करीब कर गया था। मैंने सोचा नहीं था चुड़ैलें इतनी प्यारी भी लग सकती हैं, बदर उसके नकोश को देखता बोझल लहजे में बोला था, जबकि जरीन तो सदमे में घिरी थी। कहाँ उसकी आवाज़ का बोझलपन और खुमार आलोद निगाहें देख पाती। छोड़ो मुझे बदतमीज़ इंसान, ठरकी कहेंगे। वो उसके हिसार में चिटपटाई थी। अब तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इस्तेहकाक से उस पर झुका और उसकी गर्दन में मुंह दिए मखमूर आवाज़ में बोला, जबकि वेस्ट पर उंगलियों की गिरफ्त सख्त तर हुई थी। उसके दस्त और लब की हरकत पर जरीन होश में आई, जो उसकी गर्दन पर झुका जा बजा अपना लम्स छोड़ता उसे लरजने पर मजबूर कर गया था कि उसके होंठों के लम्स और सांसों की हिद्दत से जरीन को गर्दन झुलसती महसूस हुई थी, जबकि दिल हाथों में धड़कता महसूस हुआ था। बदर फ़ोन पर कौन थी? जरीन उसके सीने पर हाथ रखती सख्त मज़ाहमत करती तेज़ होती धड़कनों के माबैन मुश्किल बोली, उसे छोड़ो, तुम अभी मुझ पर ध्यान दो। ये बताओ, आज जितनी प्यारी लग रही हो इतनी ही ख़तरनाक क्यों लग रही हो? वो उसकी नथ पर लब रखता जरीन को खुद में कैद कर गया। बदर वो अभी सिर्फ मुझे महसूस करो। वो एक ही जस्त में उसका दुपट्टा खींचकर दूर उछाल चुका था कि जरीन के मुंह से सिसकी निकली थी। तभी बदर हाथ बढ़ाकर उसके बालों से पिन खींच चुका था कि घने बाल जूड़े से खुलकर पुष्प पर बिखर गए थे। खुले बालों में वो सजी सवरी बगैर दुपट्टे के सुर्ख लहंगे में उसकी बाहों में बदर के जज्बात भड़का गई थी। जब भी बदर के हाथ सरकते उसके लहंगे की डोरी में उलझे थे कि जरीन ने हिरासा नज़रों से उसे देखा। बदर की निगाहों का फोकस अपने लबों पर देखकर वो झटके से उसकी गिरफ्त से निकलती
دور جا کھڑی ہوئی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ جائیں اس کے پاس، وہ سانسیں ہموار کرتی بولی۔ کس کے؟ بدر اپنی جگہ سے اٹھتا بولا۔ وہی چڑیل جس سے بات کر رہے تھے، زرین گھور کر بولی۔ پر میرا دل تو صرف تمہارے پاس، بہت پاس آنے کو کر رہا ہے، وہ اس کے پاس پھر چلا جاؤں گا۔ بدر لب دانتوں تلے دباتا اس کی جانب بڑھا۔ اسے زرین کی جیلسی مزہ دے رہی تھی، تو گویا آگ دونوں طرف برابر لگی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، رکو، وہیں رکو بدر، میرے پاس مت آنا۔ زرین ڈریسنگ پر پڑی پرفیوم ہاتھ میں پکڑے گرائی، جبکہ بدر کی شوق اور بے باک نظروں سے اسے اپنا وجود آگ کی لپیٹ میں محسوس ہو رہا تھا۔ کہا تو ہے یار اس کے پاس پھر چلا جاؤں گا، آج کی رات تو تمہارے ساتھ بتانی ہے، آخر کو گولڈن نائٹ ہے، کون کافر یہ رات برباد کرے گا؟ اسے میں سمجھا دوں گا، تم فکر نہ کرو، وہ بغیر اثر لیے مزے سے بولا، جبکہ اس کی باتوں سے زرین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، تبھی غصے سے پرفیوم اس کی جانب پورے زور سے مارا تھا۔ بر وقت بدر سائڈ پر ہوا تھا، ورنہ پرفیوم سیدھا اس کے ماتھے پر سلامی دیتا۔ نکلو ادھر سے، وہ چلاتی ہوئی ڈریسنگ پر پڑی چیزیں اس کو مار رہی تھی کہ بدر کہکا لگا کر اس کا یہ روپ انجوائے کرتا، کچھ چیزیں کیچ کرتا جا رہا تھا اور کچھ سے بچ رہا تھا۔ اس روپ میں تم اچھی لگتی ہو، شرم تمہارے لیے نہیں بنی۔ وہ اسے اور تپا گیا تھا کہ زرین دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کی جان جا رہی تھی کہ بدر کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ لو بھئی بدر ارسلان خان، مذاق مہنگا پڑ گیا، وہ خود سے بڑبڑایا اور لپک کر اسے باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ شدت سے چلاتی اسے خود سے دور چھٹکنے لگی تھی۔ زرین میری جان، بدر نے اسے پچکارا، جس کی ہچکی بند گئی تھی۔ میں نے کہا نہ دور رہو مجھ سے اور جاؤ یہاں سے، وہ اس کے سینے پر مکے برساتی بولی۔ زرین مذاق کر رہا تھا یار، کوئی بھی نہیں تھی، وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے سینے سے لگاتا بولا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، وہ روتی ہوئی غرائی تھی۔ ہرگز نہیں، میں بس اپنی زخمی شیرنی کا شکار چاہتا ہوں۔ بدر مسکرا کر گویا ہوا کہ زرین نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے، یہ اس کا حساب تھا۔ وہ اس کو باہوں میں بھرے بیڈ کی جانب بڑھا۔ چھوڑو مجھے، وہ کسمسائی، اب چھوڑنے کی بات مت کرنا، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کے بار بار چھوڑنے والی بات پر وہ سخت آواز میں بولا، اور تبھی اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے بے حد نزدیک ہوا۔ آج کی رات تو حساب بے باک کرنے کی ہے زری جانم، کیسے بھول گئی تم؟ بدر اس کی ماتھا پٹی کو نکالتا بولا۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا پر زری کی خود میں سمٹی تھی۔ سارا غصہ پل میں اڑنچو ہوا تھا اور اس کی جگہ گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو اپنی فضول گفتگو سے؟ زرین تھوڑا دور کھسکی، جبکہ بدر اتنی ہی تیزی سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ یہ گفتگو فضول نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں تم سے تمہاری روح تک میں سرایت کرنے والا ہوں۔ اس کی معنی خیز بات پر زرین کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ میں خود کر لوں گی، اس کے ہاتھ کو گردن کی جانب بڑھتے دیکھ وہ یکدم بولی۔ میں کس لیے ہوں؟ بدر نے گھورا اور ایک ایک کر کے اس کے سارے زیور اتار دیے۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں کو تاب نہ لاتے ہوئے وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ تبھی بدر نے اسے پیچھے کو دھکا دیا اور خود گھٹا کی مانند اس پر چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ زرین کچھ کہتی، وہ اس کی سانسوں پر قابض ہوتا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیڈ سے پن کرتا اس کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی مزاحمت کے بعد وہ اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی کہ بدر آسودگی سے مسکرا کر اسے خود میں بھینچ گیا۔ اس کی معنی خیز سرگوشیوں اور لبوں کی بے باک حرکت سے زرین اس کے سینے میں سمٹتی جا رہی تھی۔ فلک پھولوں کی سیج پر بیٹھی سمت کے انتظار میں محو تھی، سوچوں کے دھاگے اس کی جانب الجھے تھے۔ دل میں جہاں خوشی تھی وہیں تھوڑا ڈر بھی جگہ بنائے ہوئے تھا۔ فلک اور سمت کی لاکھ لڑائیاں ہوتی تھی،